स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल संविधान दर्शन पे। तो आज हम जानेंगे अरस्तू के बारे में। तो राजनीतिक चिंतक की जब बात करते हैं और राजनीति की जो हम बात करते हैं तो अरस्तू को ही राजनीति शास्त्र का जो है राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। और उनका जन्म जो है स्टेगिरा नामक स्थान में हुआ था जो कि मैसिडोनिया में है। तो और उनका जन्म जो है 384 ईसा पूर्व में और मृत्यु जो है 322 ईसा पूर्व में मानी जाती है। और उनका जब हम परिचय देखें तो उनके माता पिता थे वो एक चिकित्सक थे और अरस्तू जो है सिकंदर महान राजा था उसके जो है वो गुरु रहे हैं। तो वो जहाँ पे जो सिकंदर महान थे उन्हीं के राज्य में जो है वो एक राज्य वैद्य का काम उनके माता पिता जो है करते थे। तो उन्होंने जो है अपने जो विचारधारा है उस पर जो है राज्य का स्वरूप और उसकी उत्पत्ति के विषय में भी उन्होंने अपने विचार दिए हैं। और साथ ही हम देखें नागरिकता पे भी उन्होंने अपने विचार दिए हैं और परिवार संपत्ति और दास प्रथा पे उन्होंने अपने विचार दिए हैं। क्रांति पर भी उन्होंने विचार दिया है, ये भी उनका महत्वपूर्ण एक कॉन्सेप्ट है। और दास प्रथा भी उनका मतलब बहुत महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो दिया है उन्होंने। और क्रांति के मतलब कारण और निवारण ये भी मतलब उन्होंने बताए हैं। विकसित संविधान और एक आदर्श राज्य की जो स्थापना है वो किस तरह से की जा सकती है उस पर उन्होंने अपने विचार दिए हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं राज्य के स्वरूप और उसकी उत्पत्ति। दोस्तों, अरस्तू का मानना है कि राज्य एक ऐसी संस्था है जिसमें कि अनेक संस्थाओं का समूह है, अर्थात राज्य समूहों की ही एक ऐसी संस्था है जिसमें कि अनेक प्रकार के समूह पाए जाते हैं। और उनका मानना है कि राज्य का निर्माण जो है एक क्रमिक विकास के रूप में हुआ है और वह दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को नकारते हुए कहते हैं कि राजा जो है एक ईश्वर द्वारा एक उत्पन्न हुई कोई चीज नहीं है। उनका मानना है राज्य का निर्माण जो है वो क्रमिक विकास के रूप में हुआ है जिसमें कि वो जो है परिवार को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। परिवार का उनका कहना है कि परिवार में जो है स्त्री पुरुष और वो जो है एक पशु बैल को भी मतलब उसमें शामिल करते हैं और दासों को भी उसमें शामिल करते हैं। उनका मानना है जब स्त्री और पुरुष का मेल होता है तो उसमें संतान की उत्पत्ति होती है और संतान की उत्पत्ति होने के पश्चात ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये क्रमिक विकास होता जाता है जिससे कि एक परिवार का निर्माण होता है। परिवार के साथ साथ एक गांव का निर्माण होता है और गांव का जो क्रमिक विकास है गांव का समूह एक जो है बड़ी संस्था का रूप धारण कर लेता है और उसी को ही अरस्तू जो है राज्य की संज्ञा देता है। अरस्तू का मानना है कि जिस तरह से मतलब आदमी जो है पहले आदिवासी रूप में रहता था वो जो है अस्थिर था, वो एक जगह में नहीं रहता था। जिस तरह से मतलब आज वो यहाँ है तो कल जो है वो अस्थिर रूप में अपनी भोजन की तलाश में किसी और जगह पे चला जाएगा। तो जब मनुष्य में जो है स्थिरता उत्पन्न हुई वो एक जगह में रहने लगा तो उसने जो है पशु का भी जो है अपने आवश्यकता के अनुसार जो है उनका प्रयोग करने लगे। जिस तरह से जब खेती उन्होंने करना शुरू की तो वो बैलों का प्रयोग करने लगे और दूध के लिए जो है पशुओं जैसे दुधारू पशुओं का प्रयोग करने लगे, गाय भैंस जिस तरह से कोई जानवर दूध देते हैं। तो मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है अपने क्रमिक विकास को करते रहे। और जब एक क्रमिक विकास में जो है एक ऐसी संस्था का अभाव जो है उन्होंने महसूस किया, एक प्रशासनिक जो संस्था थी उसका निर्माण के रूप में जो है राज्य की उत्पत्ति होती है। अरस्तू का मानना है कि जो राज्य का निर्माण है वो जो है कुटुंब से परिवार से शुरू होता है और एक राज्य नाम के संस्था के रूप में जो है उसका अंत होता है। तो इस तरह से उन्होंने जो है राज्य के सिद्धांत और राज्य का जो स्वरूप है और इसकी उत्पत्ति के संबंध में अपने विचार रखे हैं। उनका मानना है कि राज्य जो है एक ऐसी नैतिक संस्था है जो कि मनुष्य के अंदर जो है नैतिक विकास करती है और नैतिक रूप में जो है वो जोड़े रखती है। उनका मानना है कि पहले जो है मनुष्य जो है अस्थिर थे और उनमें जो है दूरियां थी और जब वो उनमें जो है सहयोग की भावना आई, स्थिरता की भावना आई तो उन्होंने एक परिवार का जो है वो निर्माण किया। और उनका मानना है कि उन्होंने जो है साथ साथ में नागरिकता पे भी विचार दिए हैं। तो नागरिकता में उनका मानना यह है, उनका नागरिकता संबंध एक ऐसे नागरिक से है कि जो कि राज्य के जो है प्रशासनिक कार्यों में भाग ले, शासन व्यवस्था में अपना सहयोग करे, उसी को ही अरस्तू जो है राज्य का नागरिक मानता है। उसका मानना है कि नागरिक वही लोग होगा जो कि प्रशासनिक कार्यों में भाग लेगा
और प्रशासनिक कार्य में जो है वो अपना सहयोग करेगा। तो विधि का शासन, अरस्तु का मानना है विधि और कानून की जो विचारधारा है वो प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है, वो बिल्कुल सेम विचारधारा होती है प्रत्येक व्यक्ति में। और उनका मानना है एक आदर्श राज्य तभी स्थापित हो सकता है जब जो है राज्य में विधि का शासन होगा, कानून का शासन होगा। उनका मानना है कि विधि और कानून का जो सहारा, मतलब जिस तरह वर्तमान हम देखते हैं कानून में आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं हैं, और जिस मतलब व्यक्ति को इनका ज्ञान है वही जो है एक अच्छे विधिवेता के नाम से जाना जाता है। तो उस समय की बात जब हम करते हैं तो अरस्तु का मानना है कि ये वही व्यक्ति जो है शासन कार्य में भाग ले सकता है जिसमें कि विवेक होगा। जिस तरह से उन्होंने मतलब जब कोई बीमार होता है तो व्यक्ति जो है डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर जो है उसमें एक जो किताब है वो अपने जो पढ़ता है वो साइंस की, वो उसको उस समय नहीं खोलता, उसका अनुभव उस समय जो है वो विकसित हो चुका होता है, और वो अपने अंतर्निहित जो ज्ञान है उसी के सहारे जो है वो अपने मरीज का जो है वो इलाज करता है। तो उसी तरह से यह कहता है। और उसका यह भी मानना है कि जिस तरह से एक राज्य का निर्माण होता है तो एक राज्य जो है अपने आप में पूर्ण रूप एक धारण कर लेता है। जिस तरह से हम संतान उत्पत्ति से पहले एक जो बच्चा है उसकी कल्पना करते हैं, न कि उसके हाथ पांव की कल्पना करते हैं, उसी तरह अरस्तु का मानना है कि हम राज्य की उत्पत्ति और से पहले जो है उसकी पूर्ण कल्पना करते हैं और तभी जो है राज्य का निर्माण करते हैं, न कि उसका जो है जनसंख्या देखते हैं। तो राज्य जो है अपने आप में जो है पूर्ण संस्था है। तो ये नागरिकता का सिद्धांत था और विधि का सिद्धांत था अरस्तु का। और अब हम आएंगे परिवार संपत्ति और दास प्रथा का सिद्धांत। तो परिवार का जिस तरह से मैंने आपको बताया कि परिवार एक ऐसी संस्था है जिसमें कि स्त्री और पुरुष का जो जब मेल होता है तो संतान उत्पत्ति होती है, और संतान की उत्पत्ति होती है तो क्रमिक रूप में जो है आगे का जो परिवार बढ़ता है। तो इसी बढ़ते हुए क्रम को ही जब एक गांव का रूप लेता है तो वे उनका यही मानना है कि जब कुटुंब से एक राज्य की शुरुआत होती है और एक पूर्ण राज्य में जो है उसका अंत होता है। और संपत्ति पे उन्होंने अपने विचार दिए हैं। उनका मानना है कि जब वो सार्वजनिक संपत्ति का विरोध करता है, उसका मानना है कि व्यक्ति जो है उसके मतलब निजी संपत्ति ही उसके पास होनी चाहिए। जिस तरह से हम कहें कि यदि मान लो आपके घर में जो है शादी लगी है तो शादी में जो है वो टेंट व्यवस्था भी होती है, तो मान लो बारिश शुरू हो गई तो बारिश में जो है वो आप जो है अपनी निजी संपत्ति वही सबसे पहले उठाएंगे। तो इसी तरह से व्यक्ति में जो है अपनी संपत्ति, निजी संपत्ति की जो उसमें उसके प्रति जो अपनी भावना है, उसको सुरक्षित रखने की भावना है, वो सार्वजनिक संपत्ति में नहीं रहती। तो इसी तरह वो कहते हैं कि व्यक्ति के पास मतलब सार्वजनिक संपत्ति का वह विरोध करते हुए कहता है कि व्यक्ति के पास अपनी निजी संपत्ति होनी चाहिए, और उसी का ही अरस्तु जो है समर्थन करता है। और जब जो है व्यक्ति में अपनेपन की जो भावना है वो विकसित होगी, जिस तरह से व्यक्ति जब स्थिर रूप में रहने लगा, आदिवासी की जो उसने वो छोड़ दी, जंगलों में रहना छोड़ दिया, तो उसने एक परिवार का निर्माण किया। परिवार में उसने एक घर का निर्माण किया। घर के साथ साथ उसने बच्चे जो है उसने पैदा किए, बीवी को अपने साथ रखा। तो उसका जो मेरेपन की भावना, जिस तरह से मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरी जमीन, उसी तरह जो मेरीपन की जो भावना थी वो विकसित हुई। और यही जो विकसित भावना है वो एक आदर्श राज्य का जो है वो हमें दर्शन कराती है। तो यही भावना जो है व्यक्ति के अंदर होना बहुत आवश्यक है। जब ये मेरेपन की भावना उत्पन्न होगी व्यक्ति में तो वह जो एक आदर्श राज्य और एक अच्छे समाज की और एक अच्छे राज्य की जो है वो एक स्थापना कर सकते हैं। और दास प्रथा में भी जो है उन्होंने एक अपने विचार दिए हैं। उनका मानना है कि जो दास है वो व्यक्ति दास रहेंगे जिनमें जो है विवेक शून्य होगा, कम बुद्धि वाले होंगे, उनको जो है वो दासों की श्रेणी में रखता है। उसका मानना है वो यह नहीं मानता है कि मान लो आप जो दास व्यक्ति है, विवेक शून्य व्यक्ति है, वो सदा ही जो है एक ऐसे ही वातावरण में रहेगा या दास बनकर ही रहेगा। तो अरस्तु उनको एक आजाद करने की भी बात कहता है। अरस्तु का मानना है जब वो राजा के साथ रह के अपने अंदर एक सद्गुण और विवेक की जो भावना है वो विकसित करके जो है विकसित कर लेगा और अपने निहित तत्वों को पहचान लेगा, प्लेटो की बात करूं तो तब जो है वो अपने जो दास का जो प्रथा है उससे छूट सकता है और अपने निहित विवेक के साथ जो है अपने अलग कार्य में जो है वो अपना काम कर सकता है और अपनी भूमिका निभा सकता है।
और तीसरी चौथी जब हम बात करते हैं क्रांति की और क्रांति के कारणों और उसके निवारणों की, तो हम देखते हैं कि किस तरह से क्रांति उत्पन्न होती है। 6 प्रकार के संविधानों का जो है वो वर्णन करते हैं और उनका मानना है कि संविधान में प्रत्येक प्रकार के परिवर्तन, जिस तरह से राजतंत्र से निरंकुश तंत्र की स्थापना होती है और अभिजात तंत्र से कुलीन तंत्र की स्थापना होती है और संयंत्र लोकतंत्र से प्रजातंत्र भीड़तंत्र की जो स्थापना होती है, उसी को जो है अरस्तु जो है क्रांति की संज्ञा देता है। तो यही जो है संविधान में जो है प्रत्येक प्रकार का परिवर्तन, चाहे वो संवैधानिक हो, चाहे गैर संवैधानिक हो, चाहे वह हिंसात्मक रूप में हो, चाहे अहिंसात्मक रूप में हो, प्रत्येक प्रकार का परिवर्तन जो है संविधान या शासन व्यवस्था में, उसको जो है अरस्तु जो है वो क्रांति की संज्ञा देता है। उसके बाद हम आते हैं मिश्रित संविधान की। तो अरस्तु का जो मूल उद्देश्य है वो राज्य को जो है एक ऐसी रूप देना चाहता है जिसमें कि बिल्कुल शासन व्यवस्था स्थिर हो और वह समाज में फैली अस्थिरता को रोकना चाहता है और उसे खत्म करना चाहता है। और उसी पे जो है वो 158 देशों का तुलनात्मक अध्ययन करके 6 प्रकार के संविधानों का निष्कर्ष निकालता है और कहता है कि एक ऐसी व्यवस्था लाना जरूरी है जिससे कि शासन व्यवस्था स्थिर हो और मिश्रित रूप में जो है वो शासन व्यवस्था हो, और साथ में एक आदर्श राज्य की संकल्पना वो देता है। तो हम इसको सबसे पहले आदर्श राज्य की संकल्पना को मतलब पढ़ने से पहले क्रांति का जो है हम विस्तारित रूप में इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं क्रांति के बारे में विस्तारित रूप में। तो ये जो अरस्तु का क्रांति का सिद्धांत है उसमें सब अरस्तु जो है 6 प्रकार के संविधानों का वर्णन करता है, जिसमें कि सबसे पहला आता है राजतंत्र। राजतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें कि राजा जो है वो शासन करेगा और जब उसमें जो है किसी लोग में विद्रोह की जो भावना है वो उत्पन्न होगी, तब जो है एक नए शासन का जो निर्माण होता है जिसका ये राजतंत्र का भ्रष्ट रूप है, उसको हम कहेंगे निरंकुश तंत्र। निरंकुश तंत्र राजतंत्र का जो भ्रष्ट रूप है। जब निरंकुश तंत्र में लोगों की सब जो शक्तियां हैं, राजा की सब शक्तियां हैं, उसमें अंकुश नहीं रहता, लोग अपनी मनमानी करने लग जाते हैं और लोगों में जो है वो विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है, तब जो है ये निरंकुश तंत्र का निर्माण होता है। और जब इनका कुछ लोग जो है वो विद्रोह करना शुरू कर देते हैं, तब एक नए शासन का जो है वो रूप सामने आता है जिसको हम कुलीन तंत्र का नाम देते हैं। कुलीन तंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें कि विशेष कुल, उच्च कुल के लोग जो है वो सत्ता में आते हैं और वही जो है सत्ता में जो है कार्यभार जो है वो निर्वहन करते हैं सत्ता का। और जब इनमें भी जो है इस शासन का जो इसमें भी लोगों की जो विद्रोह की भावना जो है वो उत्पन्न होती है, तब ये भी जो है एक मतलब इसका भी भ्रष्ट रूप का जो है वो सामने आता है और वो भ्रष्ट रूप है धनिक तंत्र। धनिक तंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें कि उच्च वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ग का मतलब है जो धनिक वर्ग के लोग हैं, पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, वही शासन व्यवस्था में आते हैं। जब कुछ लोग जो है धनिक वर्ग के लोगों का जो है विद्रोह करते हैं, उनमें असमानता और अन्याय की जो भावना है वो उत्पन्न होती है, तब जो है वो एक नए शासन व्यवस्था का जो है इसका भ्रष्ट रूप सामने आता है जिसको हम कहेंगे संयंत्र लोकतंत्र। और संयंत्र लोकतंत्र एक ऐसे शासन व्यवस्था है जिसमें कि सभी लोगों का शासन होता है और इसमें जो है सभी लोग समान रूप से भाग लेते हैं। और जब इस शासन व्यवस्था में भी लोगों में विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है और समानता का भाव उत्पन्न होता है, तब जो है नई शासन व्यवस्था सामने आती है जिसको कि हम कहते हैं भीड़ तंत्र। और संयंत्र लोकतंत्र को जो है अरस्तु पॉलिटी की संज्ञा देता है और भीड़ तंत्र को जो है डेमोक्रेसी की संज्ञा देता है। तो भीड़ तंत्र में जो है सभी लोगों का शासन है, इसमें भी जो है लोगों में जब अत्यधिक जो है वो स्वतंत्रता उनको मिलती है, तब वो दूसरों के जो भावना को जो है और भ्रष्टाचार की जो भावना उनमें उत्पन्न हो जाती है
और लोगों में अत्याचार करते हैं, और एक लालच की जो भावना है और विवेक की जो भावना है, दूसरों को दबाने की जो भावना है वो उत्पन्न होती है, तब जो है इसका भी पतन होता है। तब जो एक नए ये इसी क्रम में जो है ये राजतंत्र का रूप धारण कर लेता है, नई शासन व्यवस्था के रूप में। और अरस्तु कहता है कि क्रांति ही इस तरह से उत्पन्न होती है जब राजतंत्र का कुलीन तंत्र में बदलना, राजतंत्र का निरंकुश तंत्र में बदलना, और कुलीन तंत्र का धनिक तंत्र में बदलना, और संयुक्त लोकतंत्र का जो है भीड़ तंत्र में बदलना। शासन का जो बदलता स्वरूप है वही क्रांति है। और सब शासन में प्रत्येक प्रकार का परिवर्तन, चाहे वो संवैधानिक हो, गैर संवैधानिक हो, चाहे वो हिंसात्मक हो, अहिंसात्मक हो, प्रत्येक प्रकार का जो परिवर्तन है वह जो है वो उसको जो है अरस्तु क्रांति की संज्ञा देता है। तो उन्होंने जो है क्रांति के कारणों को भी उन्होंने बताया है, और क्रांति को कैसे रोका जा सकता है उनके निवारण को भी बताया है। तो क्रांति के कारण जो है मुख्य रूप से द्रोह की भावना है और विद्रोह की भावना है। विद्रोह तभी उत्पन्न होगा जब लोगों में जो है वो असमानता का भाव उत्पन्न होगा, असमानता के साथ साथ अन्याय की भावना जो है वो भी समाज में उत्पन्न होगी। प्रत्येक वर्ग जो है उच्च से उच्च जो मतलब पद है वो उसको मतलब गैर संवैधानिक तरीके से पाने की कोशिश करेगा, तब भी जो है ये असमानता का भाव जो है लोगों में उत्पन्न होगा। और यही जब समाज में निवारण भी यही है कि जब समाज में समानता होगी, न्याय की भावना होगी, व्यवस्था जो है न्यायपूर्ण होगी, सभी को समान रूप से न्याय मिलेगा, समान रूप से रहेंगे, तभी जो है क्रांति को रोका जा सकता है। और क्रांति के मतलब यही प्रमुख कारण है, असमानता ही प्रमुख कारण है। और जहाँ असमानता होगी वहां पे जो अन्याय की भावना होगी, और जहाँ अन्याय है वहां जाहिर सी बात है वो क्या बोलते हैं उस पर न्याय जो असमानता का भाव जो है वो उत्पन्न होगा ही होगा। तो एक अंत में जो है अरस्तु आदर्श राज्य की जो है वो संकल्पना देते हैं। आदर्श राज्य का मतलब है कि आदर्श राज्य वही होगा जिसमें कि लोगों में समानता पाई जाएगी, और शासन की जो बागडोर है वो एक विवेकशील व्यक्ति के पास होगी, और ऐसे व्यक्ति के पास होगी जो कि संविधान का ज्ञाता हो। और उन्होंने एक अनिवार्य शिक्षा का भी उन्होंने एक प्लेटो की तरह सिद्धांत दिया है कि लोगों में जो है शिक्षित होना चाहिए, और जो व्यक्ति शिक्षित होगा वो इस संवैधानिक मूल्यों को जो है अच्छी तरह से समझ पाएगा। और उनका मानना है कि आदर्श राज्य में जो है 3-4 तत्व हैं, वो उन्होंने बताए हैं। सबसे पहला तत्व है जनसंख्या। उनका मानना है कि राज्य में जो है जनसंख्या का होना बहुत महत्वपूर्ण है, ये तत्व जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और जनसंख्या इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए जिससे कि शासन व्यवस्था ठीक से न चल सके, और इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए जिससे कि जो है शासन व्यवस्था संचालित करने में जो है दिक्कत आए। और दूसरी बात करते हैं वो भूभाग की। भूभाग का मतलब है निश्चित भूमि होनी चाहिए, इतनी कम भूमि नहीं होनी चाहिए जिससे कि जो है शासन व्यवस्था ठीक न चले, परेशानी हो, और इतनी अधिक भी नहीं होनी चाहिए भूमि जिससे कि जो शासन व्यवस्था है वो मतलब ठीक से नहीं चल पाएगी। और तीसरी बात करते हैं वो शिक्षा की। उनका मानना है कि समाज में जो है व्यक्ति जो है नागरिक जो है वो शिक्षित होना चाहिए, ताकि वो जो है संवैधानिक मूल्यों को समझ सके और संविधान का जो है पालन अच्छे से कर सके, और शासन व्यवस्था संचालित करने में भी अपना राज्य का जो है वो सहयोग करे। और बात करते हैं वो एक ऐसे आदर्श राज्य का जो वो स्थापना करना चाहते हैं जिसमें कि राजनीतिक अस्थिरता न हो, समाज और शासन व्यवस्था वो स्थिर रूप में पाई जानी चाहिए, जिसके साथ उन्होंने मिश्रित संविधान का जो है वो सिद्धांत दिया है। उनका मूल उद्देश्य ही आदर्श राज्य का यही है कि समाज में एक ऐसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि समाज में लोगों में संतुलन बना रहे, समानता हो, न्याय की भावना हो लोगों के प्रति, और जो है समाज शिक्षित हो। धन्यवाद। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम और विस्तृत रूप में जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।